चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब देखो यानी कि पोस्टुलेट अजम्पशन ऑफ केटीजी आपको यानी कि क्या कह रहा है कि आपको मैंने पिछली क्लास में याद हो अ, अगर जो बच्चा रिमूव हो गया तो फिर से जुड़ जाएं। कई बार मैंने कहा भी है कि कई बार क्या होता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान जो है कई बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं, तो प्लीज जुड़ जाया कीजिए। आगे से मुझे ना बताना पड़े, आप लोग कॉमन सेंस थोड़ा सा जो है यूज कर लिया कीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पोस्टुलेट ऑफ केटीजी के बारे में बात करते हैं। पोस्टुलेट ऑफ केटीजी क्या कहता है कि अगर कोई भी आइडियल गैस हो, कौन सा गैस हो, आइडियल गैस हो, तो उसके अंदर जो होता है यानी कि रिपल्सिव फोर्स जो लगता है वो क्या हो जाता है, और अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इससे ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि अगर कभी भी कोई भी आइडियल गैस हो, ठीक है, क्या हो, कोई भी आइडियल गैस हो, तो उसके अंदर जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है। अब देखो रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स कैसे आप लोगों को पता होगा। मैं जैसे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जैसे मान लो कि नीट में अच्छा रिजल्ट किया। अब नीट में अच्छा किया तो पापा आपको क्या करेंगे, बड़े लाड प्यार से एकदम देखेंगे, दुनिया भी आपको बड़े लाड प्यार से देखेगी। हाँ देखो, ये देखो नीट में जो है यानी कि क्वालिफाई किया। लेकिन मान लो कि आपने कोई गलती किया, जैसे अपने पापा ने कहा कि पढ़ के जो इस यूनिट को खत्म करना है, इससे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और आपने क्या करा, एकदम मस्त जो है यूट्यूब चलाया, शॉर्ट वीडियो देखा, कहा कि 3 मिनट देखते हैं, और 3 घंटे देख के जो है आराम से सो गए। तो पापा आपको क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, या मम्मी आपको कौन सा फोर्स लगाएगी, रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में आइडियल गैस में होता ही नहीं है, ना तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ना ही रिपल्सिव फोर्स लगता है। मस्त आराम से सपने में जो है यानी कि आप 6 घंटे या 7 घंटे जो भी है सोते हैं, उसमें मस्त सपने देख रहे हैं, तो यानी कि उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, यानी ना तो कोई रिपल्सिव फोर्स आएगा, ना ही क्या आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो यानी कि इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है जब आइडियल गैस होगा तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इतनी सी बात आप लोगों को जो है समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है, चलिए अब यानी कि आपके पास क्या हो गया, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स किसके बराबर हो गए, यानी कि जीरो के बराबर हो गए। सर आइडियल गैस क्या होता है, ओके, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा। आप कहोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली क्या कहा जाता है कि अगर एसटीपी पे, यानी कि कोई भी चीज, यानी कि क्या हो, एसटीपी पे अगर, यानी कि एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और जो है प्रेशर होता है। अगर उनकी वॉल्यूम आपने 22.4 लीटर ले लिया, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री ले लिया, 0 केल्विन ले लिया, सॉरी 0 केल्विन कर देता, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, 273 केल्विन ले लिया, तो यानी कि इस चीज पे जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या करेगा, गैस एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअल में ऐसा कोई चीज होता नहीं है, रियल में देखो ना तो आइडियल गैस कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग चाहते हैं कि आइडियल गैस की तरह यानी कि क्या कराएं, बिहेव करवाएं। अगर जो आइडियल गैस की तरह यानी कि बिहेव करवाएंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपको जो है रियल गैस, एक्चुअल में रियल गैस पाया जाता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं रियल गैस को किसकी तरह बिहेव करा दे, यानी कि आइडियल गैस की तरह जो है यानी कि बिहेव कराए। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। यानी कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से, सर ओनली फॉर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स जीरो, आइडियल गैस, अगर जो आइडियल गैस के कारण जो है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ और पूछना चाहते थे तो डायरेक्ट माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपको कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो आप सीधे सीधे भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, सर व्हाई इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स इज जीरो, वेरी गुड। ठीक है, आइडियल गैस कहाँ मिलती है, एक्चुअल में कहा जाता है कि आइडियल गैस थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, लेकिन कुछ गैसेस जो होते हैं वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव कराते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन हीलियम को जो है यानी कि लेते हैं कि वो इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाए कि जो है वो आइडियल गैस हो जाए, या CO2 को भी कई बार जो है थोड़ा बहुत कुछ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे यानी कि इस प्रकार से करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी उनकी जो है मैच करती है। चलिए, किन्हीं का जो है क्वेश्चन है कि सर हम क्यों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो है आइडियल गैस का जीरो होता है, यही क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। कहा जाता है कि जो गैस के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, काफी दूर दूर होंगे। ठीक है, सर आइडियल गैस खुद क्रिएट की जा सकती है क्या, हाँ कर सकते हैं। जब आप क्या करो, यानी कि प्रेशर को कम रखो, टेम्परेचर को क्या रखो, ज्यादा रखो, तब आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो।
लेकिन 100% कहो कि कर सकते तो नहीं, 100% नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ कुछ प्रॉपर्टी उनकी जो है मैच करती है। आगे हम लोग बताएंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि जेड में कहाँ कहाँ कौन जो है कब शो कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब उसकी चिंता छोड़ दीजिए, अभी हम लोग जो जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, कल आप लोगों ने बताया नहीं, मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि आप लोगों ने कि क्लास सर की ऑफ हो गई है। अगर आप बताते तो हमारी जो है थोड़ी बहुत जो है कोर्स आगे बढ़ जाता, लेकिन आप लोग भाग गए। ठीक है, हम लोगों को भागना नहीं है। यही एक मैं बता रहा हूँ कि जिंदगी में याद रखना कि जो चीज आपको कठिनाई के साथ मिलेगी ना, वो आपके लिए बेनिफिट होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव आपके पास रास्ता नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूँ। आज मेरी बात सुनो, कुछ दिन पढ़ो, 12-15 महीने पढ़ो, फिर उसके बाद देखना आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, जब बाकी दुनिया से आप अलग होगे ना, तब आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है दूसरे के लिए ताली ना बजाओ, कि जैसे कई बार होता है ना स्कूल में हम लोग ताली बजाते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए दुनिया ताली बजाए। और अगर ये मैं सोचता हूँ तो आपको भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए, खैर आप लोग पढ़ते हैं मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़िए, ताकि कि आप लोगों को एक अच्छा सा रिजल्ट आ सके, और ताकि कि आप लोग जो है एक अच्छा काम करें। अच्छा सा रिजल्ट आएगा तो आपके भी नाम रोशन होगा। आपका जो मैं सच बता रहा हूँ कि जिस दिन आपने पास किया ना बेटा, उस दिन मैं बता रहा हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंचा आपका सर होगा। और उस सर को ऊंचा करने के लिए आपको कई रातें जो है, यानी कि वैसे तो जब आप पास कर जाओगे तो आप लोग कहेगा कि बड़ा किस्मत वाला है, रातों रात चमक गया। लेकिन उस रात को चमकाने के लिए कितनी रात हमने जगी है, कितनी रात हमने जो है क्या किया है, किसी को नहीं पता। दुनिया जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है वो होता है। ठीक है, चलिए, अब यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, फोर एन आइडियल गैस। अब यानी कि आपके पास क्या हो गया, फोर एन आइडियल गैस के लिए जो है यहाँ पे मैं बता रहा था कि क्यों, यानी कि जो है ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी कि जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जीरो लगता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इनके बीच दूरी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे आप लोग मान लो कि नीट में क्वालिफाई कर गए, आप दिल्ली पहुंच गए, आपके पापा का या आपकी मम्मी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो जीरो के करीब हो जाएगा। आप पापा को कहोगे कि मैं जो है यहाँ पे ये कर रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ, तो वो पापा आपको बिलीव करेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाता है, आइडियल केस में जब पार्टिकल्स दूर होते हैं तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पाता। वैसे कहोगे सर रियल गैस में भी तो यानी कि पार्टिकल दूर ही होते हैं। हाँ, वहां भी होते हैं, लेकिन कहा जाता है उनकी कुछ वॉल्यूम होती है, जबकि यहाँ पे जो आइडियल गैस होते हैं यानी कि कुछ वॉल्यूम नहीं होती है। जस्ट आपको मैंने पिछली क्लास में जब बताया था, याद हो, मैंने कहा था कि आपके सामने क्या हो, जैसे मान लो कि आपको क्या कहा था कि अगर जैसे क्या लेना कि जो पार्टिकल्स होंगे वो स्फेरिकल होंगे। मैंने इसका रीजन भी बताया था, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है और छोटे से यूनिट में जो ज्यादा मास कैरी करता है, और सेंट्रल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि लगता है। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से क्या होता है, यानी कि वो जो है फोर्स लगता है। ठीक है, ये बातें बताई थी। फिर मैंने कहा था जब कोलिजन होता है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। फिर मैंने जो पॉइंट बताया था कि अगर जब वॉल्यूम ऑफ गैस जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एकदम बहुत ही निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताएगा। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ये सारी चीजें जो है आपको यानी कि क्या करी थी, यानी कि केटीजी में बताई थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मैंने ये सारी बातें बताई थी। ओके, चलिए, अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो हमने क्या कर दी थी, यानी कि आपको जो है मैंने बता दी थी। अब देखो अट्रैक्टिव, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे जैसे ही आइडियल गैस होगा ना, यानी कि आइडियल का मतलब क्या होता है, जैसे भगवान है, आप क्या कहते हो, यानी कि आइडियल है, वो क्या किसी से अट्रैक्शन करते हैं या रिपल्सन करते हैं कि नहीं, वो सबको क्या करते हैं, यानी कि बराबर नजर से देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो है वो भगवान है, तो यानी कि भगवान क्या करेंगे, सबको जो है यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जो है बराबर नजर से देखते हैं। अब जैसे ही वो बराबर नजर से देखेंगे तो यानी कि उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो किसी को ज्यादा चाहेंगे या किसी को, हम वैसे भी जो इस समय जी रहे हैं कर्म प्रधान पे जी रहे हैं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा, आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खैर ये फिलोसफी नहीं झाड़ूंगा, क्योंकि वैसे भी हमारी जो सिलेबस थोड़ी पीछे है, और वैसे भी समय मैंने 18 मिनट गंवा चुके हैं और कुछ भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो यानी कि किसी दिन हम फिलोसफी बहुत झाड़ते रहते हैं, आप लोग कहोगे कि सर कितना झाड़ते हो, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग जो यानी कि आपके लिए जो मैं जो डिराइव करता हूँ काइनेटिक गैस इक्वेशन, मैं जो यानी कि पॉस्टुलेट यहाँ से। ठीक है, चलिए,
यहाँ पे मैंने जो है कुछ बताया था क्या किसी को? चलिए, यहाँ पे जो है फोर्स जो है टोटल क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि जब दो पार्टिकल्स होंगे तो दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ना ही क्या लगेगा, यानी कि रिपल्सन लगेगा, चाहे क्लोज हो चाहे कितना भी कुछ हो। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कह सकते हो, यानी कि जो कह सकते हो। चलिए, एक और बात पॉइंट आपको याद रखनी है, इफेक्टिव ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वहां पे क्या हो जाता है कि जो ग्रेविटी लगती है वो क्या लग जाती है? 0 लगती है। अब कहोगे सर ग्रेविटी क्यों लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो मास होता है वो बहुत कम होता है। अगर जब मास बहुत कम होगा तो जिस कारण से इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो क्या लगेगा? यानी कि बहुत ही कम लगेगा। और कम क्या, नेग्लिजिबल के बराबर लग जाता है। जब नेग्लिजिबल लग जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि आइडियल गैस में मुझे बताइए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या लगेगा? 0 लगेगा या समथिंग लगेगा या समथिंग एंड 0 दोनों लग सकता है? बताइए क्या होगा? 0। ओके, वेरी गुड। यानी कि जो है क्या लगेगा? 0 लगेगा। आपको इसको ये छोटी छोटी पॉइंट ना बेटा याद रखना है। नीट में ना कई बार पूछा है कि आइडियल गैस के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? 0 लगेगा। यानी कि जो है दो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्सन लगेगा, 0 लगेगा। इस टाइप से वो क्वेश्चन देगा। तो आपको जो याद रखना है कि जो केटीजी यानी कि जो आइडियल गैस होगा, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी लगेगी वो क्या लग जाएगी? यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में 0 लग जाएगी। मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। आप लोगों को इसको पता होगा यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है, अब ये सारे के सारे के अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्टिकल जो है मूवमेंट करते रहेगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा कि ये सारी चीजें जो है यानी कि हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि काइनेटिक एनर्जी। मैं सबसे पहले, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो बता दीजिए। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई डाउट, सर रिपीट कर देंगे, क्या बताएंगे बेटा? आशीष बताना, पूछिए क्या चीज पूछना चाह रहे हैं। मैंने जो पिछला ओके, मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है? 0 लगता है। अब अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लगता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिकल के जो मास होते हैं वो क्या हो जाते हैं? यानी कि नेग्लिजिबल हो जाते हैं। यानी कि जो है क्या हो जाते हैं? नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अगर ये नेग्लिजिबल हो जाएंगे तो जिस कारण से वहां पे मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा मास पे लगता है। जिस कारण से मास है ही नहीं तो यानी कि क्या लग जाएगा? यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आपके सामने जो है ये एक है कि एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी कि जो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हो जाएगा। जस्ट मैं आपको समझाता हूं इस इक्वेशन से। एक्चुअली कई पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं करेक्ट करने में, तो यहाँ पे जो है आपके समय बचाने के चक्कर में जो मैंने सोचा कि बताओ, काइनेटिक गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो क्या होता है? पीवी इक्वल टू 1/3 mnu² RMS। इसको प्यार से क्या कहना? मनु का स्क्वायर। ठीक है, पीवी इक्वल टू क्या कहना? 1/3 मनु का स्क्वायर। क्या कहोगे? पीवी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर। अब मनु का स्क्वायर कहोगे तो यानी कि आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको डिराइव करता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ? डिराइव कर देता हूँ कि कैसे ये चीजें जो है आई। ठीक है, मैंने आपका समय बचाने के लिए जो है एक्चुअली क्या हो रहा था कि आपके पास समय कम था तो इसलिए मैंने कुछ फोटो को रखा है जो पिछली क्लास में बताया था, ताकि कि आप लोगों के ठीक है, मेरे को इरेजर लेना है। ठीक है, ओके, चलिए अब यहां से जो है मैंने क्या कर दिया, इसकी जो है वैल्यू लिखते हैं। चलिए, मैंने माना कि ये जो मास है, इसकी जो पार्टिकल है वो उसका मास क्या है? m मान लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वो पार्टिकल क्या है? m है। और इसकी वेलोसिटी क्या है? ये मास m मान लिया और इसकी वेलोसिटी क्या है? u है। किसी को कोई एतराज हो तो बता देना, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो है ना, अब मैंने इसलिए ऐसा ले लिया, ऐसा इसमें डॉट डॉट डाल दिया। कोई बच्चा कह रहा था कि सर ये पारदर्शी है तो गैस क्या हो जाएगा? पार निकल जाएगा। मैंने कहा कि ये पारदर्शी है, पारदर्शी में क्या होता है कि पार्टिकल पास नहीं होते, तो यानी कि टकराएगा, यानी कि आएगा। अब जब ये टकराएगा तो मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ। सपोज करो ये पार्टिकल यहाँ जाएगा और यहाँ से टकराएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? एल करेगा। ये भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? एल करेगा। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? एल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? एल मान लिया। अब अगर एल मान लिया तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा? 2L करेगा। ठीक है,
मैं कहूं कि ये जो गैस का पार्टिकल है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मैंने कहा कि भाई ये इस डायरेक्शन में, क्यों मानूं मैं एक्स डायरेक्शन में कि कोई नाराज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है मैंने मान लिया, 1 मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि हमने जो है यानी कि क्या मान लिया कि इस प्रकार से जो है मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, यू वाई हो गया। अब ये यू वाई हो गया और ये क्या हो जाएगा, यू जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, यू जेड। अब यानी कि इस यू को आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यू को आप क्या करोगे, वेक्टर में तोड़ोगे तो यानी कि यू एक्स यू वाई और क्या हो जाएगा, यू जेड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि ये जो यू है, आपको फिजिक्स में बताया जाता होगा वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या कहा जाता है कि यू एक्स आई, ठीक है, एक प्लस यू एक्स आई, सॉरी जे, यानी कि जो है प्लस यू, मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड के टर्म में लिख देता हूँ के, ताकि कि आपको जो है यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपने इसको लिखा तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो वेलोसिटी है ना तीनों डायरेक्शन में तो बराबर जाएगी। क्या बेटा आज प्रियंका आपका नेट सही से काम नहीं कर रहा है क्या? प्रियंका क्या बताना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बार बार आते हैं जाते हैं, तो इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ ताकि कि किन्हीं को कोई दिक्कत हो यहाँ से रिजॉल्व होने लायक, तो मैं यहाँ से प्रयास करूंगा। चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपके पास क्या हो गया, यानी कि यू एक्स आई इक्वल टू यू वाई जेड, यानी कि यू जेड के। मुझे बताओ कि यहाँ पे मोमेंटम कितना ट्रेवल कर रहा होगा, यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एम बी होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी होता है। तो मैं यहाँ पे एम यू के टर्म में यानी कि क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, यानी कि एम यू लिख दिया। यानी कि ये जो है इस डायरेक्शन में टकराएगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब मेरे को बताओ कि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एम यू, यानी कि एक्स के इसका जो मान रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस एम यू। यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम यू एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, टू एम यू एक्स हो गया। चलिए मैं यहां से एक और चीज लिख सकता हूं कि अगर जो सारे की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, यू वाई जे इक्वल टू यू जो है जेड के, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अब अगर जब मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, u इक्वल टू, अगर जो तीनों को मैं x के टर्म में लिखूं तो यानी कि 3 टाइम्स ऑफ यू एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिए। अगर जो किन्हीं को यहां तक बहुत ही, मैं जो है ना अब जो है क्योंकि आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो बनाने में जो है काफी ज्यादा दिक्कत आएंगी, मैं इसीलिए अभी से ही डिराइव कर दे रहा हूं ताकि कि आपको कोई दिक्कत ना आए। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, अगर जो किन्हीं के मन में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक आगे बढ़ जाऊं। मोमेंटम समझाना सर। मोमेंटम का मतलब होता है, ओके गिनी, जो है यानी कि आपके पास क्या होता है कि मोमेंटम आप फिजिक्स में पढ़ते हो, एम बी होता है, मास, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब देखो मैंने कहा कि ये पार्टिकल है, इसका मास m है, ये u वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि टकराएगा, हमने x डायरेक्शन में लिया, यानी कि क्या हो गया, एम यू एक्स मोमेंटम हो गया, पी एफ फाइनल हो गया। यानी कि क्या होगा, जब वो रिटर्न होगा तो यानी कि कितना हो गया, माइनस एम यू एक्स हो गया। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम यू एक्स माइनस माइनस एम यू एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टू एम यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखो कि u इक्वल टू यू एक्स आई, हाँ एंड वाला कर रहे हैं, यानी कि ये वेक्टर है। अब मैंने कहा कि ये u है, यानी कि ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो इक्वल मैग्नीट्यूड जाएगा, चाहे x में जाए, चाहे y में जाए, चाहे z में जाए, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यानी कि इक्वल रहेगा, तो हमने कहा कि भाई ये इक्वल है, तो यानी कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3u(x_i) हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे समझा दूं या मैं समझा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कई चीजें जो है जब सामने लिखते हैं तो आपके लिए जो है क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं निकालना चाहता हूँ टाइम फॉर वन कोलिजन। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, टाइम फॉर वन कोलिजन, टाइम फॉर वन कोलिजन। ठीक है, वन कोलिजन। अब देखो यानी कि टाइम फॉर वन कोलिजन निकालना चाहता हूं तो t इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस।
अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, एक एल इधर है एक एल इधर है, तो यानी कि कितना एल हो गया, 2l हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो स्पीड है वो कितनी स्पीड है, u, हमने यहाँ पे u लिख दिया, ux। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो। अब यानी कि हम चाहते यानी कि फोर्स निकालें, यानी कि फोर्स फॉर एक पार्टिकल के लिए, अगर जब मैं एक पार्टिकल के लिए निकालूं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, डेल पी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल टी। और डेल पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम आपने भी बताया कि जस्ट कितना हो जाता है, 2mu(x) हो गया। और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2l/ux लिख सकते हो। अब मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, 2mux का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l लिख सकता हूं। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि एफ नेट जो वैल्यू आई, यानी कि यहां पर से जो हम क्या कर सकते हैं, एफ की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, mu²x/l। यहां तक किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ये जो निकाले ना फोर्स, फॉर वन पार्टिकल के लिए निकाले, फॉर वन पार्टिकल के लिए निकाले। ठीक है, यानी कि किसके लिए निकाले, वन पार्टिकल के लिए। ये जो फोर्स है वो किसके लिए है, वन पार्टिकल के लिए है, यानी कि जो है फोर्स है। ठीक है, अब यानी कि हमने जो है एक पार्टिकल के लिए निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जो है हम चाहते हैं फोर्स फॉर एन पार्टिकल के लिए निकाले, यानी कि ये तो अब गैस जो सिलेंडर होगा या जो भी कंटेनर होगा उसके अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टिकल हो, क्या होंगे, अनगिनत होंगे, यानी कि इन्फिनाइट होगा। यानी कि इन्फिनाइट होगा तो यानी कि हम लोग क्या निकाले, फोर्स फॉर एन पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स के लिए मैं निकाल रहा हूं। ये तो एक पार्टिकल के लिए था, मैंने क्या करा, एन पार्टिकल के लिए निकाला। तो यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इक्वल टू, यानी कि आपके पास क्या है, mu²x1 मान लेता हूं, यानी कि पहला पार्टिकल है, प्लस एल, यानी कि mu²। सर रिपीट, प्लीज रिपीट, क्या रिपीट करे आर्यन बेटा, एक बार बता दो। आप लोग डायरेक्ट पूछ लो, माइक ऑन करो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल बेधड़क बेहिजक पूछ सकते हैं, मैं आप ही के लिए हूँ। ठीक है, हाँ, क्या मैं रिपीट करूं फिर से, मुझसे पूछेंगे तो मेरे को आप बताओगे तभी तो। क्या मैं बताऊं जो कि आप लोगों को यहीं से स्टार्टिंग से, ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, mu², यानी कि xn/l लिख सकता हूँ मैं, जस्ट थोड़ा सा एक दो स्टेप लिख देता हूँ ताकि कि मैं भी पूरा जो फिर से बता सकूं। यानी कि यहाँ से ml कॉमन ले लेता हूँ, यानी मैंने क्या ले लिया, ml जो है यानी कि कॉमन ले लिया, तो यानी कि क्या हो गया, u²x1 प्लस u²x2 प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, u²xn हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या है, ये हो गया। अब देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा जस्ट 1 मिनट के बाद, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, m/l इक्वल टू क्या हो जाएगा, u²xi प्लस u²x2 प्लस u हो 1 मिनट। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा कि ये जो है हम क्या लिख सकते हैं, u²xn। अब मैं चाहता हूं कि इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं, n से डिवाइड कर दूं, किसी को दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, मैंने इसको ऐसा कर दिया, और इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, URMS कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि m/l इक्वल टू क्या हो जाएगा, u²x(RMS) हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा RMS क्या है, इंटू n जो है यानी कि रह जाएगा। चलिए, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि फोर्स इक्वल टू n, यानी कि क्या हो जाएगा, n u²RMS, ये जो है यानी कि हो गया डिवाइडेड बाय l। मैं फिर से पूरा जो है चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 मिनट लगेगा कोई बात नहीं, मैं ध्यान से बताता हूँ। मेरे को देखो, वापस चलता हूँ, मेरे को टाइम निकालना है, आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, यानी कि एक बार इधर पार्टिकल जाएगा एक बार इधर पार्टिकल आएगा, मैं इसको एरो से दिखाता हूँ। यानी कि एक बार जो पार्टिकल इधर गया तो यानी कि डिस्टेंस एल ट्रेवल किया, जब वो वापस जाएगा तो यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि एल करेगा। यानी कि जब वो एल करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2l हो गया। यानी कि इसका स्पीड कितना है, u, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस बाय स्पीड को क्या कर सकते हैं, यानी कि टाइम लिख सकते हैं, तो वही हमने करा, टाइम फॉर वन कोलिजन,
यानी कि एक कोलिजन के लिए हम लोगों ने क्या करा कि यानी कि जो है 2l डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया, यानी कि ux लिख दिया। अब ये डिस्टेंस हो गया, एक बार l इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा। दूसरी बात हमने क्या करा कि ux अपने x डायरेक्शन में लिया, तो यानी कि इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो यानी कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है यानी कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल टी। हमने भाई चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला, mu इधर जाने में, mu इधर आने में, लेकिन नेगेटिव साइन है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया 2mu(x²) हो 2mx हो गया। अब डिवाइडेड बाय dt आपने कितना निकाला, डेल टी, यानी कि 2l डिवाइडेड बाय ux। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट रखा, और ये क्या हो जाएगा कि ux ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से 2l से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया फोर्स इक्वल टू m² x इंटू एल हो गया। ये जो निकला फॉर वन पार्टिकल का फोर्स निकला, हमें तो चाहिए n पार्टिकल का। ऐसा तो नहीं होगा कंटेनर में सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, कंटेनर में क्या होंगे, इनफिनाइट पार्टिकल्स होंगे। अगर जब इनफिनाइट पार्टिकल्स होंगे तो जिस कारण से हमने सब पार्टिकल्स को ऐड करना शुरू किया, जितने भी पार्टिकल्स होंगे यानी कि mu स्क्वायर x1 2 3 4 जो भी n होंगे सबको हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से ml कॉमन आ गया, तो यानी कि हमने क्या लिख दिया, u स्क्वायर x प्लस u स्क्वायर x2 प्लस u xn हो गया। अब जैसे ही इसको n हो गया तो हम चाहते हैं कि इसको जो है आरएमएस के टर्म में लिखे, रूट मीन स्क्वायर के टर्म में। बस आप एक मिनट वेट करना, मैं इसको जैसे ही कंप्लीट करूंगा तो मैं आरएमएस बताऊंगा क्या होता है, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसको हमने क्या करा कि n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, और इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, आरएमएस कहते हैं। तो हमने जो यानी कि क्या लिख दिया, यानी कि इस प्रकार से f इक्वल टू ml u स्क्वायर x इंटू आरएमएस इंटू n हो गया। तो यानी किसी चीज को हमने इस प्रकार से अरेंज के फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब यहां से हम लोग जो वापस आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपके पास जो है यानी कि क्या हो जाएगा, मैं इसको भी इरेज कर देता हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो है अभी हमने निकाला एफ नेट फोर्स, यानी कि कौन सा फोर्स निकाला, एफ नेट फोर्स जो निकाला वो क्या निकाला, m बाय एल यानी कि n u स्क्वायर एक्स आर एम एस निकाला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ यानी कि u x हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसको x के टर्म में ना लेके किस में टर्म में लूं, यानी कि u के टर्म में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, u x इक्वल टू u बाई 3 लिख सकता हूं। ठीक है, अब यानी कि मैंने यहां पे क्या लिख दिया, m नेट क्या हो गया, क्या हो गया, ओके ठीक है, सेंसर काम नहीं कर रहा है क्या, हाँ, ठीक है। तो यानी कि यहां से क्या हो गया कि u x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाय एल, और यहाँ पे एन यू स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, u यानी कि आरएमएस के टर्म है तो ये भी आरएमएस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा u स्क्वायर आर एम एस। अब x हट के क्या आ गया, यानी कि 3 आ गया। और आपको पता है यानी कि एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, एम एन यू स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या हो गया, यानी कि एल हो गया। अब आपको चाहिए तो फोर्स के टर्म में तो आपको चाहिए नहीं, यानी कि आपको किस टर्म में चाहिए, प्रेशर के टर्म में चाहिए। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया हो जाता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स आपको पता है, यानी कि फोर्स कितना हो गया, मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि कि आपको समझ में आ जाए। फोर्स कितना है, यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन यू स्क्वायर, एन नहीं यू स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कितना हो गया, एम एन यू स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यानी कि कितना है एल, और प्रेशर है तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि नीचे में आ जाएगा, तो यानी कि एल स्क्वायर, यानी कि एरिया है। एरिया के लिए आप इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यानी कि इस कंटेनर का अगर ये एल लेंथ है, क्यूब है, तो यानी कि ये भी एल होगा, तो यानी कि इसका जो एरिया हो जाएगा इस सरफेस का कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक एल इधर है और एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके सॉरी मैंने पीछे लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एम एन यू स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, एल क्यूब हो गया। अब देखो यानी कि ये हो गया। अब एल क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, यानी कि क्या लिखेंगे, यानी कि एम एन यू स्क्वायर आर एम एस इंटू वी। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एम एन, सॉरी 3 तो छूट गया, यानी कि यहाँ पे वैल्यू डाले थे, पी इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 एल आ जाएगा,
यहाँ पे भी 3L आ जाएगा और ये 3L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा mnu स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, और यही फॉर्मूला आपको मैंने कहा था, इस फॉर्मूले को याद रखना, किस फॉर्म में रखना, काइनेटिक गैस इक्वेशन के फॉर्म में रखना। ठीक है, यहीं पे मैंने जो लिखा था देखो, यही फॉर्मूला कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू 1/3 एन स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे सारे की वैल्यू लिख देता हूँ। एम का क्या मतलब क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि क्या लिख दिया, मास ऑफ पार्टिकल। एन क्या है, मोल। ठीक है, यानी कि क्या है, मोल है। ठीक है, और यू क्या है, यू स्क्वायर आरएमएस का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ रूट मीन स्क्वायर, स्पीड ऑफ रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग तो कह रहे होगे सर कितना बड़ा लेंदी जो है आपने डिराइव कर दिया, अब हमें क्या याद रहेगा, पी प्रेशर है, आपको याद भी नहीं रखना है, बस आपको मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बताया। ठीक है, वी क्या है, यानी कि क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है आपको क्या करनी है, यानी कि याद रखनी नहीं है। आपको क्या याद रखना है, पीबी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर। क्या याद रखना है, पीबी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, यहां तक अगर जो किसी को कोई दिक्कत हो तो यानी कि बता दो। अब देखो, यू आर एम एस का मतलब क्या होता है कि यानी कि आपके सॉरी, यानी कि अगर मेरे को स्पीड निकालना है, सबसे पहले क्या करना, सबकी स्पीड लिख दो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। हमने क्या करा कि स्पीड निकालना, पीछे से चलो, स्पीड यानी कि u1 का स्क्वायर प्लस u2, जितने भी पार्टिकल होंगे गैस में उसमें तो इन्फिनाइट पार्टिकल होंगे, प्लस डॉट 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 क्या हो जाएंगे, un का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहता है मीन निकालना है, तो जितने पार्टिकल होते हैं मीन एवरेज यानी कि उसको डिवाइड करने के लिए n कह देते हैं। फिर क्या कह रहा है, रूट, यानी कि हमने क्या कर दिया, रूट निकाल दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, URMS कहते हैं। मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है वहीं पे जो हम लोग लिखते थे, हाफ मनु स्क्वायर URMS जो है, यानी कि इस प्रकार से लिखते थे। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, काइनेटिक गैस, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन होता है, आपको याद रखना बेटा, ये काफी बार पूछा गया है। आपको मैं बता रहा हूं, इस यूनिट में आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले सारे याद हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें फॉर्मूले आप याद कर लो, और कब लगाना है कौन फॉर्मूला ये भी पता होना चाहिए। अब हम पता लग के चले गए, फिर पता नहीं लग रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे लग जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 RT। ठीक है, यानी कि ये जो है, यानी कि है, मैं इसको फटाफट से डिराइव डिराइव कर दूं या छोड़ दूं, डिराइव है क्या इसमें, नहीं है ना, ओके, मैंने डिराइव कैंसिल कर दिया। चलो मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास बहुत कम समय बचे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा था। चलिए मैं कर ही देता हूँ। कहोगे कि सर बाकी को पढ़ाते हो और हमें नहीं पढ़ाते हो, आप हमें कम मानते हो, नहीं, हम सबको बराबर मानते हैं। MNU स्क्वायर RMS, इसको मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट मान लेता हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताना चाहेंगे, हाफ, हाफ एम बी स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ, हाफ mv स्क्वायर, तो यानी कि मैंने जो है यहाँ पे u x स्क्वायर ले लिया। अब ये जो है किसके लिए, फॉर वन पार्टिकल के लिए, किसके लिए, फॉर वन पार्टिकल्स। अब मेरे को n पार्टिकल्स के लिए निकालना हो तो क्या आप लोग बता सकते हैं क्या निकालेंगे, फॉर n पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी फॉर n पार्टिकल्स क्या लिखूं मैं, यानी कि 1/2 mu स्क्वायर x1 प्लस 1/2 mu स्क्वायर x2 प्लस डॉट 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 क्या लिख दूं, 1/2 mu स्क्वायर xn। किसी को कोई दिक्कत बताइए, यहां तक अगर किन्हीं को एतराज हो तो बता दीजिएगा कि सर हमें ये दिक्कत है। चलिए, मेरे ख्याल से किसी को नहीं होगा। यानी कि मैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यानी कि 1/2, यानी कि m को मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि क्या हो जाएगा, ux1 का स्क्वायर
प्लस यू x2 का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, एन यहाँ पे डॉट डॉट लिख देता हूं, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या करा कि ऊपर में एन से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी एन से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, यू आर एम एस यूज कर सकते हो। तो यानी कि 1/2 एन यू स्क्वायर आर एम एस इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, यानी कि आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास इक्वेशन 1 को भी लिख देता हूं, पीवी इक्वल टू 1/3 एन एन यू स्क्वायर आर एम एस। अब यहां से मैं क्या कर देता हूं, ये मैंने पहले लिखा था, यानी कि मैंने आपके अलग पेज में लिखा, इसलिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यानी कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं 1 से। अब जैसे मैंने डिवाइड किया तो यानी कि क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एम यू स्क्वायर आर एम एस इंटू एन डिवाइडेड बाय 1/3 एम एन यू स्क्वायर आर एम एस। अब यानी कि यहां से यहां क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये एन से एम, एन से यहां से एन, एम से एम से पूरा कट जाएगा। आपके पास बचा क्या कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पीबी इक्वल टू 3/2। देखो मैं फिर से दिखा देता हूं कैसे आया, ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीबी। और जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीबी लिख सकता हूं, पीबी को आपको पता है, यानी कि जो वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, 3/2 nRT लिख सकता हूं, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन से। यानी कि ये जो निकला किसके लिए निकला, 4 n मोल्स के लिए निकला। मेरे को चाहिए 1 मोल के लिए, अगर जो मुझे 1 मोल के लिए चाहिए तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 RT। हमने जो है काइनेटिक एनर्जी जो निकाली वो किसके लिए निकाली, 1 मोल के लिए। यही वाला जो है फॉर्मूला वहां पे दिया हुआ था। अगर अभी किसी को दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो यहाँ तक में, अगर किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आपको ये सारी चीजें डेरिवेशन याद नहीं रखनी है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि आपको डेरिवेशन रखनी नहीं, मैं आपको अभी जस्ट एक पेज में लिख के दूंगा, आपको क्या याद रखना है और क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको बस बता दिया कि चीजें जो है आपको समझ में आ जाए, ताकि कि जो है आपके लिए जो है दिक्कत ना रहे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक जो है आप लोगों ने किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, किन्हीं को एतरा जो है समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई हो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ जाऊं, बताइए आगे बढ़े। Yes, sir. ओके चलिए, थैंक यू। अब मैं इसी चीज को ना बोल्टमैन कांस्टेंट के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू। अब बोल्टमैन ने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी हमने भी जस्ट निकाला, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या निकाला, 3/2 RT। ये किसके लिए निकाला, फॉर 1 मोल। ये किसके लिए निकाला, फॉर 1 मोल। बोल्टमैन ने कहा कि आप क्या करो, इसके लिए एक पार्टिकल के लिए निकालो। यानी कि हमने कहा भाई एक पार्टिकल के लिए निकालना है, ये 1 मोल के लिए है, तो हम इसको क्या कर देंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। यानी कि Na क्या है यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर। यानी कि यहाँ पे Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। हमने यहाँ से क्या कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि क्या कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से सुनना बेटा कि अब इस चीज को बोल्टमैन ने कैलकुलेट किया था 1 मोल के लिए, तो उसकी जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, KBT, ठीक है। और KBT की यानी कि KB को हम लोग क्या कहते हैं, बोल्टमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्टमैन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यानी कि केबी की जो वैल्यू होती है, किसी को याद है, कोई बताना चाहेंगे, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन, ठीक है। आपको ये याद रखना। अब कितनी सारी चीजें पढ़ी, उसमें से हमें क्या याद रखना है, मैं इसको इस पेज पे जो है यानी कि डिराइव लिख देता हूँ। यानी कि मैं क्या करता हूँ, इस पेज पे जो है यानी कि लिख देता हूँ। आपको पहला याद रखना कि काइनेटिक गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, पीवी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर, ठीक है। ये कब लगाना,
जब आपके पास क्या हो, काइनेटिक गैस इक्वेशन हो, काइनेटिक गैस इक्वेशन। यानी कि आपको एक चीज दिया रहेगा, मान लो कि आपको मोल दिया रहे, मास दिया रहे, यूआरएमएस दिया रहे, आपसे वॉल्यूम पूछ देगा, प्रेशर पूछ देगा, तब आपको ये यूज करना है, काइनेटिक गैस इक्वेशन है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो है, यानी कि 3/2 nRT। ये कब लगाना है, जब आपके पास क्या हो, n मोल हो। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल। ठीक है, यानी कि कब लगाना है, फॉर 1 मोल के लिए। चलिए, अब उसके बाद आपके पास जो है, यानी कि 1 मोल के लिए यानी कि क्या लगाना है, यानी कि 3/2 RT। यानी कि ये कब लगाना है, जब आपके पास क्या हो, 1 मोल हो। 1 मोल आप जब काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, कब, जब 1 मोल के लिए। उसके बाद यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 KBT। ये कब लगाना, जब आपके पास क्या हो, 1 मॉलिक्यूल्स का जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, 1 मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी निकालना हो। ठीक है। अब यानी कि आपको ये पेज आपको याद रखना है, आपको ये जो है सारे फॉर्मूले जो है यानी कि क्या करने हैं, या रिमेंबर रखने हैं। ठीक है। अब इन्हीं से जो है, जब भी आपका जितना मैंने आज जो 40 मिनट 45 मिनट पढ़ाया, सॉरी 50 मिनट जो भी पढ़ाया, तो यानी कि उससे जो है, यानी कि सर ये सेकंड वाला एन मोल के लिए नहीं था, लिए ना बेटा, यहाँ पे लिखे ना, फोर एन मोल, ये तो रखा 3/2 nRT, ये एन मोल के लिए, और ये जो है फिर हमने 1 मोल के लिए निकाला। अच्छा, एन मोल के लिए जो है नहीं लिखे हैं, ओके सॉरी, लिखे हैं कि नहीं, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे एन मोल है ये। ठीक है, और ये 1 मोल है। ठीक है, चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है। अब यानी कि आपके पास ये जो है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। चलिए, आपको यही चीज वो देखो, बोल्टमैन कांस्टेंट के फॉर्म में दिया रहता है। कई बार बच्चे पूछ रहे थे कि केबी क्या होता है, शायद इसी क्लास में पूछ रहे थे, जिन्होंने भी पूछा तो यानी कि वो जो है उनको जो होता है। मेरी बात ध्यान से ध्यान रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, मास पे, वॉल्यूम पे, किस पे, या टेम्परेचर पे। तो आपको याद रखना है, जो है काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और किसी चीज पे नहीं करती है, ना प्रेशर पे, ना वॉल्यूम पे, ना मोल पे, ना पार्टिकल पे, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती है। काइनेटिक सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंड्स ओनली द टेम्परेचर। यानी कि जो है टेम्परेचर पे क्या करती है, यानी कि डिपेंड करती है। आपको यही पे देखो, देख भी सकते हो, यानी कि जो है इस प्रकार से। अब जो देखो, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे वापस चलते हैं, आपके लिए जो पॉइंट मैंने समझाने के लिए जो इतनी सारी तामझाम की थी, ये क्वेश्चन था, यही चीज को समझाने के लिए। अब देखो, इस पॉइंट को समझाने के लिए मेरे को पूरा का पूरा 1 घंटा लग गया। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। यानी कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। वही चीज मैंने कहा कि ये जो है किस पे डिपेंड करती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर मैं उस समय कहता, शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपको, जितना शायद अभी आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, कि हाँ सर ने जो यानी कि दिखाया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आपको इस बात को भी याद रखना है, कान में इसको रख लेना, क्योंकि ये अपनी कॉपी में हेडिंग करके लिख लेना कि जो, क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। चलिए चलिए, ये सारी बातें जो है यानी कि कर लिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, मेरे पास भले 10 मिनट है, लेकिन आप लोग, मेरे पास भले 7 मिनट है, लेकिन आप इसको फटाफट से कीजिएगा, एकदम बुलेट की रफ्तार से, सीधे जो है अहमदाबाद से जो है मुंबई पहुंच जाइएगा। ठीक है, फटाफट से कीजिए। काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 nRT। ठीक है, तो यानी कि आप लोग फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए फटाफट से। क्या आप लोगों ने निकाल लिया, तो निकाल लिया तो बता दीजिए।
मैं बना दूं। यहाँ पे ध्यान रखना कि सेल्सियस को केल्विन में कर लेना जरूर, तब इसको सॉल्व करना। चलिए मैं कर देता हूँ, मेरे पास समय थोड़ी सी कम है, आप लोग थोड़ी सी मेरी, हाँ ओके। 3/2 एन कितना है मोल निकाल लेते हैं, यानी कि गिवन मास 32, मीथेन का मास कितना हो जाएगा 16, यानी कि मोल कितना आ गया 2। वेरी गुड, आप लोगों ने बता भी दिया 2। और यानी कि आर की वैल्यू कितनी लेनी है 8.314, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी केल्विन में 400 हो जाएगी। आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर कन्वर्जन बताया था, F-32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाय 5। आप वहां से जो यानी कि क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 को मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, 4.1, और यानी कि कितना हो जाएगा 6 में यहाँ पे 4 पॉइंट जो है सॉरी 5, इसको अप्रोक्स में है 5 कर दिया। ठीक है, अब यहां से जो यानी कि कितना हो जाएगा, अब यहां से इसको आप लिख सकते हो यानी कि 6, यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 और इंटू 4.15 इंटू 400। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि 15 6 90, 09 6 24 33। ठीक है, अब यानी कि कितना हो गया, इतना हो गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 3.15, 33,330। अब यानी कि इतना हो गया। अब यानी कि जो है आपके पास 2 डिजिट के बाद है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 डिजिट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132। अब यहाँ से आप कितने डिजिट हो जाएंगे, यानी कि 2 डिजिट, और 2 डिजिट के बाद यानी कि 1320 जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाइए आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं सभी का फॉर्मूला लिख दूंगा लास्ट में, आप लोग इसको होमवर्क समझ के जो है बना लेना, छोड़ मत देना, क्योंकि आप अगर छोड़ देते हो तो फिर आप लोगों के लिए ही वो एक बर्डन बन जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको जरूर कंप्लीट कर लेना। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल निकालने के लिए कह रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए कह रहा है, तो किसका लगाओगे, बोल्टमैन वाला। यानी कि बोल्टमैन क्या कहता है 3/2 KB/T। अच्छा, आज आप लोगों की क्लास है ना बायोलॉजी की कि नहीं? यस सर। है। ओके, कल आप बताते थे सारी चीजें अच्छे से हो जाती, आज हम लोगों को इतना भागम भाग नहीं करना पड़ता। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से ये फॉर्मूला लगाइए और इसको बनाइए। केबी की वैल्यू मैं लिख भी देता हूँ, किसी बच्चों को याद नहीं है तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 केबी की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन। ठीक है, चलिए अब यानी कि आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, मैं चलो इसको कर देता हूँ 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 0.6, 0.9, मैं इसको 3 इंटू 0.7 ले लेता हूँ। वेरी गुड विशाल, और यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻23। अगर जो कुछ गलत हो जाए फटाफट से बता देना, मैं क्योंकि तेजी से चल रहा हूँ। यानी कि कितना हो जाएगा 963, यानी कि कितना हो जाएगा 6 और 300, यानी कि पॉइंट इंटू 10⁻⁻23, और ये 6.30 इंटू 10⁻⁻21 जो। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, समझ में आया? ठीक है, यस सर। ओके। चलिए आप एक बार जरूर बनाना, इसके बाद ये वाला बनाइए कि यानी कि कितना, मेरे पास समय कम है, मैं ही बना देता हूं। यानी कि आपको पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी फॉर 2 मोल, यानी कि के इक्वल टू 3/2 nRT। अब यहां से 3/2, n की वैल्यू 2 रखना, r की वैल्यू कितनी रख देना 3.14, और टेम्परेचर की वैल्यू कितना रख देना 50 रख देना। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो क्या कहता है, आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं।
काइनेटिक एनर्जी कहता है कि यानी कि 127 डिग्री पे यानी कि कब हाफ हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 3/2 nRT। जब कुछ नहीं दिया तो हम n मोल के लिए निकाल लेंगे। मैंने क्या करा कि काइनेटिक एनर्जी पहले टर्म यानी कि जब दिया हो यानी कितने टेम्परेचर पे nr यानी कि टेम्परेचर 127 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 400 केल्विन। अब यानी कि अब जब हाफ करना है तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी 2 तो यानी कि अब टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि nr इंटू टी। अब यहां से हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। अब मैं क्या कर देता हूं कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी और कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 कितना है 3/2 nr इंटू 400 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 nr इंटू टी। अब ये 3 nr से कट जाएगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ऊपर में 2 चले जाएगा, 2 इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय टी और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा कट जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 200 केल्विन। यानी कि इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 200 का। अब आपको कल की क्लास में जो भी बचेगा और फिर आगे चल के 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेके आप लोगों का जो है मैं कवर करा दूंगा। हम लोग थोड़ा सा जो है, अच्छा कल तुम्हारी क्लास है ही तो कल जो है काफी हद तक जो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। आप लोगों का टाइम हो चुका है, आप लोग फटाफट से जो है क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, Night, sir. Night, sir. Night, sir. Night, sir.